Hello students, our today's topic is interference by wedge shaped film illuminated by plane wave. अब ये हमारी है wedge shaped film. So let us consider a wedge shaped film. This is angle alpha which is of wedge shaped film which is inclined at angle alpha. इस फिल्म के ऊपर हम डालेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल कलर्ड लाइट. अब सिंगल कलर्ड लाइट को हमने इंसिडेंट कराया. दिस इज ए बी लाइट, इंसिडेंट लाइट है. जिस पॉइंट पर टकराएगी वहाँ से जाता हुआ हम बनाएंगे नॉर्मल. अब ऑब्वियस सी बात है, बाहर एयर है, ये फिल्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू है. अब लाइट आई एयर से डेंसर मीडियम में, तो जब लाइट एयर से डेंसर मीडियम में आएगी लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो इस लाइट का ये कुछ पार्ट तो हमारा हो गया रिफ्रैक्ट और कुछ पार्ट हो गया रिफ्लेक्ट. तो रिफ्लेक्टेड पार्ट कौन सा है? बी डी. सिमिलरली अगर मैं सी पॉइंट पर देखूं तो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी. ये आई एंगल था, ये आर एंगल बना. अब इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड लाइट एंड दिस इज योर ट्रांसमिटेड लाइट. ये रिफ्लेक्टेड लाइट जाके यहाँ टकराई B1 पर. जब ये B1 पर टकराएगी अगेन लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है. जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल बनाया था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करी. अब क्या कहता है, इसी लाइन को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमें कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? P पॉइंट से. सिमिलरली इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया P पॉइंट. सिमिलरली ये हमारी इंसिडेंट लाइट थी, इसको प्रोड्यूस किया और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला यहाँ तक. तो इन दोनों को प्रोड्यूस करके ये दोनों O पॉइंट पर मीट करें. तो अभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्टेड लाइट की. तो हमने मान लिया सपोज P पॉइंट से हमने एक आर्क ड्रॉ की, दैट इज B1D. ये B1D इस तरीके से है कि जो B1D है ये परपेंडिकुलर है BR पे, और हम कहते हैं इसके बाद जो रेज जा रही हैं उनका पाथ सेम है, उनका कोई पाथ डिफरेंस नहीं है. तो अब जो B से C पे लाइट आ रही है और C से B1 पे जा रही है, सिमिलरली यहाँ से B से D पर जा रही है, तो दिस पाथ इज लॉन्ग एज कंपेयर टू दिस पाथ. तो हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे. तो पाथ डिफरेंस को मैं डिनोट कर रही हूँ डेल्टा से. तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? BC प्लस CB1. ये हमारा फिल्म के अंदर है, तो BC प्लस CB1 और फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू. तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस BD हमारा क्या है? एयर में है, एयर में. तो पाथ डिफरेंस निकालना है तो बड़े में से हमने क्या किया? छोटे को माइनस किया. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है इसलिए यहाँ म्यू नहीं लिखा है. अब B1D, दिस इज आवर B1 एंड दिस इज D. मैंने अभी बताया था B1D क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? BR पर. सिमिलरली B1E हमने खुद परपेंडिकुलर डाला किस पे? BC पर. सिमिलरली कहता है जो BD थी वो हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट है. ठीक है. और क्या कहता है, BD को मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर मुझे BD को BE के टर्म्स में लिखना है तो यहाँ से BD को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू BE, क्योंकि जो BE हमारी म्यू के अंदर जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है. ठीक है. नाउ पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? BE प्लस EC. अब BC को हम क्या लिख सकते हैं? BC हमारा ये था ना, तो BE प्लस EC लिख दिया इसको यहाँ पर. ठीक है. और CB1 हमारा चल ही रहा था, BD ये एज इट इज़. तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट करी है, ये तो हमारा एज इट इज़ रहा, तो BD की जगह मैंने क्या लिख दिया? म्यू BE. नाउ म्यू BE और ये म्यू BE कट जाएगा जब हम म्यू को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हमारे पास क्या बचा? म्यू एज इट इज़ EC प्लस CB1. अब BQ और CQ क्या है हमारे? यहाँ से देखिए BQ हमारा नॉर्मल था और CQ भी हमारा क्या है? नॉर्मल है. ये दोनों नॉर्मल आपस में टकराएंगे तो ये वही एंगल बनाएंगे जो एंगल फिल्म बना रही थी, दैट इज अल्फा. ठीक है.
नाउ फ्रॉम ट्राइंगल बी क्यू सी, अब हम ट्राइंगल देख रहे हैं बी क्यू सी। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, ये एंगल अल्फा है। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, आर प्लस अल्फा। तो ये हमारा आ गया आर प्लस अल्फा। तो एंगल बी सी एन की वैल्यू क्या आ गई, बी सी एन की वैल्यू हो गई आर प्लस अल्फा। और कह रहे जो बी सी एन है वो एन सी बी वन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो बराबर होते हैं, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। क्लियर है। और ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है, नॉर्मल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये आपस में इक्वल हो गए। नाउ बी वन ओ, अगर मैं बात करूं बी वन ओ की, दिस इज बी वन ओ, दिस इज ऑल्सो अ परपेंडिकुलर लाइन टू द लोअर एज ऑफ द फिल्म। नाउ अब मैं बात करूं, ये दोनों पैरेलल लाइंस ही मैंने बताया, ये एंगल इसके बराबर हो गया। सिमिलरली ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, सी ओ बी वन भी क्या हो जाएगा हमारा, आर प्लस अल्फा। क्यों, क्योंकि एन सी बी वन भी हमारा आर प्लस अल्फा है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। नाउ ये दो एंगल बराबर है, तो इनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होंगी, तो ये ट्राइंगल कैसा बन गया, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। अब आइसोस्केल्स ट्राइंगल वही सी बी वन किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हो गई ना, तो सी बी वन किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि आइसोस्केल्स ट्राइंगल के जो सामने वाले दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल होता है वो सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसीलिए क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो गए। तो अगर ये टी है तो हमारा इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, टी हो। नाउ अब पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें सेकंड इक्वेशन से ये पता था, पाथ डिफरेंस डेल्टा किसके बराबर था, म्यू ई सी प्लस सी बी वन के। अब सी बी वन हमारा किसके बराबर आ गया, सी बी वन सी ओ के बराबर हो गया। अभी हमने बोला आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, तो सी बी वन मेरा किसके बराबर आ गया, सी ओ के बराबर आ गया। तो सी बी वन की जगह मैंने क्या लिख दिया, सी ओ। नाउ ई सी प्लस सी ओ, सी ओ ये रहा हमारा, ई सी ये रहा, तो ये डायरेक्टली मैं इसे ई ओ लिख सकती हूँ, ई ओ लिख दिया। नाउ अब मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ई ओ बी वन, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज राइट एंगल, सो दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलूँ तो क्या होगा, कॉस थीटा, तो बेस हमारा ये होगा जहाँ एंगल और 90 डिग्री एंगल है, तो ई ओ अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बी वन ओ, तो बी वन ओ इज इक्वल्स टू कॉस आर प्लस अल्फा। नाउ ई ओ की वैल्यू क्या आ गई, बी वन ओ कॉस आर प्लस अल्फा। अब बी वन ओ, लिसन, बी वन ओ क्या है हमारा, टी ए है, टी ए है, तो टी प्लस टी क्या हो गया, टू टी हो गया। म्यू पहले चल रहा था तो टू म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा। अब यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, टी पे और आर पे, और आर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, आई पे। तो इट मीन्स पाथ डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, टी एंड आई, वेयर टी इज थिकनेस, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहता है फेस चेंज ऑफ पाई अकर्स, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे फेस डिफरेंस आएगा पाई का। तो इस केस में जो टू म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा है, इसकी वैल्यू एन प्लस वन बाई टू लैम्डा होगी, तो क्या बनेगा, मैक्सिमा, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और अगर टू म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा की वैल्यू एन लैम्डा होगी तो क्या बनेगा, मिनिमा, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कहते हैं अगर मैं दो पैरेलल बीम लूँ एक साथ मोनोक्रोमेटिक लाइट की जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, कहता है उस केस में आई सेम रहेगा हर पॉइंट पे, तो आर की वैल्यू भी सेम रहेगी। अगर आई और आर सेम है तो पाथ डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ टी पे, मीन्स थिकनेस ऑफ फिल्म। नाउ कहता है इफ वी पुट द वैल्यूज ऑफ, if we put
the values of here n is equals to 0 1 2 3, we find that the path difference delta की वैल्यू, अगर मैं डेल्टा की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, हमने ये जो डेल्टा पाथ डिफरेंस निकाला था 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा आया था यहाँ पे, जब हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं तो कहते हैं पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आती है, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। अगर इसमें हम पुट करेंगे ना वैल्यू, 0 पुट करेंगे तो लैम्डा बाई 2, 1 पुट करेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो हमें कैसी फ्रिंज मिलेंगी, ब्राइट मैक्सिमा था। कहता है लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो एंड पॉइंट पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी, क्योंकि एन की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो लैम्डा आएगा। तो यहाँ इस केस में हमारी क्या आएगी, डार्क फ्रिंज, देन 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, 4 लैम्डा एंड सो ऑन, इस पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, पहले हमें डार्क मिलेगी एज पे, देन ब्राइट डार्क एंड सो ऑन, वेयर बीटा इज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क या 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। अब हमारे पास ऊपर से डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी, लैम्डा अपॉन 2 म्यू टी, 2 म्यू कॉस आर प्लस अल्फा, ये आएगा। नाउ अब इसमें से कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, इस ट्राइंगल को लूँ, ये टी है ये बीटा है, टी थिकनेस है यहाँ पर, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टी अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टी अपॉन tan अल्फा आ जाएगी। नाउ अब बीटा की वैल्यू, ऊपर हमें टी की वैल्यू पता है, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये आ गया, नीचे tan अल्फा था, tan अल्फा आ गया। नाउ कहता है अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए हम कॉस आर प्लस अल्फा को डायरेक्टली क्या लिख देंगे, आर। अल्फा बहुत छोटी क्वांटिटी है। और कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को। अब ये जो वैल्यू है, अब हम इसे पुट करेंगे तो नाउ अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे म्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। म्यू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, इसको मैंने कन्वर्ट किया है, साइन स्क्वायर आर को मैं क्या लिख सकती हूँ, स्नेल्स लॉ लगाया है, ये म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, तो साइन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन आर बाय म्यू, या साइन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन आई बाय म्यू, तो साइन आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर, इसे सॉल्व किया, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आई बाय म्यू। अब बीटा की वैल्यू लिखनी है हमें, तो लैम्डा अपॉन 2 tan अल्फा कॉस आर प्लस अल्फा था यहाँ पे, तो इस आर प्लस अल्फा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, साइन आई, ये वैल्यू पुट कर दी पूरी, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आई। कहता है एक्चुअली, कहता है जब हम पैरेलल बीम लेते हैं तो जो हमें फ्रिंजेस मिलती हैं डार्क और ब्राइट, उनकी विड्थ क्या होती है, सेम होती है, दे आर ऑफ सेम विड्थ। तो इस एक्सप्रेशन से हमने क्या देखा, जो फ्रिंज विड्थ बीटा है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा पे। बीटा की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, कब, एंगल ऑफ वेज पे भी डिपेंड करे ना, अल्फा पे, तो इस अगर ये चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग विड्थ भी चेंज होगी। एंड फ्रिंज विड्थ बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू ऑफ द फिल्म, म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इन्वर्सली अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। फ्रिंज विड्थ आल्सो डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, if angle of incidence increases angle of refraction also increases and fringe width also increases, मतलब fringe width हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर में, और साइन की वैल्यू जितनी छोटी होती है उसमें वैल्यूज़ में उतना ये बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। सेम कहता है अगर मैं वाइट लाइट लूँ तो हमें कैसी फ्रिंजेस मिलेंगी, कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी, और हमें पता है जो वेवलेंथ है रेड लाइट की ज़्यादा होती है वॉयलेट से, तो जो स्पेसिंग होगी फ्रिंज विड्थ की वो भी ज़्यादा होगी रेड कलर के लिए,
और कम होगी वॉयलेट कलर के लिए। कहता है जब वाइट लाइट को नॉर्मली फॉल किया जाए, सीधा डाला जाए, तो क्या होगा, वेज का, और हमने वेज का एंगल स्मॉल ले लिया, तो उस केस में जो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू है ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, एंगल स्मॉल है तो ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, λ/2 tan अल्फा। तो ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसे बहुत अच्छे से करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।